नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी कविता कुकुर मुक्ता जो कि हमारे इकाई 5 में JRF नीट सेट के सिलेबस में लगी हुई है। दोस्तों, इस कविता के कवि है निराला जी, जिनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी जी है और जिन्हें निराला इस उपनाम से भी जाना जाता है। यह एक आदर्शवादी कवि थे। यह प्रगतिवादी कविता है और इसमें भौतिकवाद, जो कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, मानव सभ्यता के विकास में की गई व्याख्या दिखाई पड़ती है। अब इस प्रगतिवाद की मुख्य प्रवृत्तियाँ अगर हम देखने जाए तो इसमें धर्म, ईश्वर पर और परलोक पर का विरोध दिखाई देता है। पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा और रोष दिखाई देता है। शोषित वर्ग की दयनीय दशा का इसमें मार्मिक वर्णन दिखाई देता है तथा नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवाद तथा रूस का गुणगान, समसामयिक समस्याओं का गुणगान इस प्रगतिवादी कविता में आप देख सकते हैं। इसी तरह के प्रगतिवादी कवि इस दौरान हुए हैं जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी जी, दिन केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन जी है, त्रिलोचन है और मुक्तिबोध है। तो इसी प्रकार से ये जो सभी कवि हैं ये उस काल के सबसे धीट कवि माने जाते थे, जो किसी से भी नहीं डरते थे, अपने मत अपने विचार बिल्कुल खुलेपन से रखते थे, उन्हें किसी का डर नहीं था। और देखिए, वास्तव में देखा जाए तो कवि का जीवन ऐसा होता है कि एक कविता के लिखने से और छापना से मात्र क्या ही उन्हें पैसे मिलते होंगे जिससे उनकी उपजीविका बन पाए। तो ये जितने भी कवि हुए हैं ये बहुत ही परिस्थिति में इन्होंने अपनी जीवन गुजारा है। उन्हीं में से एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ज़्यादा आमदनी ना होने के कारण परिस्थिति से बहुत कुछ जूझना पड़ा और गरीबी के कारण वे अंतिम समय में अपनी जो पुत्री है उसे भी खो बैठे, जिस पर उन्होंने जूही की कली इस कविता की रचना भी की है। तो परिस्थिति के चलते ना वो अपने बेटे को एक अच्छा शिक्षित जीवन दे पाए, ना उसे उच्च डिग्री दे पाए वो, तो उन्हें हर बार इस बात का पश्चाताप भी हुआ और हमेशा उनकी जो ये पश्चाताप भरी भावना है ये उनकी कविताओं से दिखाई पड़ती है। तो ये जो कविता है कुकुर मुत्ता, इसमें भी जो कुकुर मुत्ता है उसे एक श्रमिक वर्ग के रूप में दिखाया गया है और ये जो पूंजीपतिवाद है उसके लिए पूंजीपतियों के रूप में गुलाब को दर्शाया गया है, ताकि जो पूंजीवादी व्यक्ति है वह किस प्रकार से जो श्रमिक वर्ग है उनकी प्रताड़ना करता है। कुकुर मुत्ता जैसे जिनको इस प्रतीक में दिखाया गया है, इन लोगों की किस तरह से प्रताड़नाएं होती है, उन्हें अपने कैसे जीवन में हालातों से जूझना पड़ता है, ये इस कविता से हमें पता चलता है। दोस्तों, यह एक लंबी कविता है, इसमें लगभग 432 पंक्तियां हैं। आज के इस भाग में, इस वीडियो में हम केवल भाग 1 ही देखने जा रहे हैं और यह जो कविता है यह 2 खंडों में विभक्त है और यह व्यंग्यपरक कविता है। कविता सामान्य जनता की बोली है। देशज और अवात्मक शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, यानी कि कुछ कई जगह पर आप देख पाएंगे कि गाली गलौज भी यहाँ पर हुआ है। कई जगह पर फारसी और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। खास करके देखा जाए तो महादेवी वर्मा का एक एमए के पाठ्यक्रम में एक लेसन भी आपको दिखाई देगा जिसमें निराला भाई हैं, जो कि निराला जी है महादेवी वर्मा को अपनी बहन मानते थे, क्योंकि वास्तविक जीवन में उनके माता पिता भाई बहन इनकी असमय ही मृत्यु हो गई थी, जिनके कारण वे बहुत ही अकेलेपन में अपना जीवन गुजार रहे थे और बहुत मुश्किल से महादेवी वर्मा जैसी एक बहन उन्हें अपने जीवन में मिली थी जिन पर वे विश्वास करते थे और वे बहुत खर्चिक थे। जो निराला जी हैं बहुत खर्चिक थे, तो उन्होंने ऐसा किया था कि अपनी जो जितनी भी आमदनी होती थी खर्चिक स्वभाव के कारण उन्होंने महादेव वर्मा जी को देना शुरू कर दिया था और कहते थे कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे लेने आया करूँगा। पर निराला जी स्वभावतः ही ऐसे व्यक्तिमत्व थे कि वे बहुत दयालु थे। कहीं किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो आ गए महादेवी जी वर्मा जी के पास। कहीं किसी पुजारी को दान देना है, कोई पूजा पाठन करवाना है तो आ गई महादेवी जी के पास, या किसी को मदद करनी है, किसी को बस के लिए पैसे लग रहे हैं तो आ गई महादेवी वर्मा जी के पास। तो वो इस बात से चिढ़ जाती थी कि अगर तुम यदि बचत करना चाहते हो और बार बार अगर पैसे मांग कर उन्हें खर्चा करते हो तो फिर बचत किस बात की हुई। तो इसी प्रकार से हम जब देखते हैं कि कविताओं ने अपनी चिढ़ दिखाई है,
तो उससे हमें एक प्रकार से उनका दोहरा व्यक्तिमत्व दिखाई देता है कि इस प्रकार से एक जो सौम्य सभ्यता भावुक व्यक्ति भी इस प्रकार की गाली गलौज क्या कर सकता है। तो जी हाँ, कर सकता है। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण 100% नहीं होता है। परिस्थिति अनुसार उसकी जो भावना है, उत्पीड़ना है, वह दिखाई देती है। तो यह जो गुण होते हैं ये सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं। खास करके ये जो गुण है ये हम कवियों में ही पा सकते हैं। और इसी कविता के माध्यम से उस काल में जो पूंजीपति है उनके द्वारा जो शोषितों की प्रताड़ना हो रही थी उसे दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए निराला जी ने कुकुर मुक्ता के माध्यम से हमें इस कविता से बहुत कुछ जो परिस्थितियाँ श्रमिक लोगों की वो दिखाने की कोशिश की है। तो आइए चलिए देखते कविता की ओर बढ़ते हैं। कुकुर मुक्ता कविता, कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इसका जो पहला भाग है, हमने कहा है कि 2 खंडों में पड़ी हुई है। तो इसमें पहला जो खंड है उसकी ओर हम चल रहे हैं। इसकी शुरुआत करके आइए देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि एक थे नवाब, फारस के मंगाए थे गुलाब। यानी कि एक नवाब थे और उन्होंने फारस से गुलाब के पौधे मंगाए थे। बड़ी बाड़ी में लगाए, देशी पौधे भी उगाए। यानी कि उनके आंगन में बहुत बड़ी जगह थी, बड़ी बाड़ी थी, उसी में उन्होंने ये जो गुलाब है लगाए और उसमें कुछ देशी पौधे भी लगाए थे। रखे माली कई नौकर, गजनबी का बाग मनोहर। यानी कि इस जो बाग की रखवाली करने के लिए, जो कि कई एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ होता है, जो कि नवाब होते हैं वे तो बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक होते हैं। तो उनकी जो बाग होगी वो कोई आम स्वरूप की तो नहीं होगी, बड़े एकड़ में फैली हुई होगी। तो वहाँ पर उन्होंने गुलाब और कुछ देशी पौधों को भी लगाया था और उसकी रखवाली करने के लिए, देखभाल करने के लिए माली भी रखे थे। गजनबी का बाग मनोहर, और ये जो गजनबी है, जो नवाब है, इनकी जो ये बाग है बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक सपना जग रहा था सास पर तहजीब की। यानी कि कवि एक जो है नवाब जो है एक सपना देख रहे थे कि जैसे एक तहजीब भरी हुई बाग है, गोद पर तरतीब की क्यारियाँ सुंदर बनी। यानी कि इतनी सुंदर उनकी बाग होनी चाहिए कि इस दुनिया में किसी का भी नहीं हो। हर किसी को ऐसा लगता है कि जब कोई कोई नया काम करने जाता है तो उन्हें लगता है कि उनके द्वारा किया गया कार्य ही सबसे अलग है, बहुत ही सुंदर है। उसी प्रकार नवाब का भी ख्वाब था। तो इसीलिए क्यारियाँ सुंदर बनी क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के फूल पौधे लगाए गए थे। चमन में फैली घनी, और जो चमन है यानी कि फूलों की बाग है वह बहुत घनी फैल गई। वहाँ पर तरह तरह के फूल खिल आए। फूलों के पौधे वहाँ लग रहे थे खुशनुमा। जो भी फूल वहाँ पर खिले थे बगीचे में वो बहुत खुश लग रहे थे। बेला गुलशब्बो चमेली कामिनी, जो ही नरगिस रात रानी कमलिनी। अब यहाँ पर कितने प्रकार के फूल उस बगीचे में लगाए गए थे, प्रायः उन सभी के नाम यहाँ पर कवि ने दिए हुए हैं। कृपया विद्यार्थियों से यह अनुरोध है कि इन्हें नोट करते चले, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से फूलों के नाम आए हैं। तो यदि आपने इनको पढ़ रखा है तो आप इसके उत्तर सही कर सकते हैं। फूलों के नाम है बेला, गुलशब्बो चमेली कामिनी, जूही नरगिस रात रानी कमलिनी, चंपा, गुल मेहंदी, गुल खैरू, गुल अब्बास, गेंदा, गुल दाऊदी, निवाड़ी, गंधराज। और कितने फूल फव्वारे कही। यानी कि वहाँ पर केवल फूलों के ही प्रकार नहीं थे, तो वहाँ पर फव्वारे भी लगाए गए थे ताकि वो जो बगीचा है उसकी जो सुंदरता है वह और भी खिल उठे। रंग अनेकों सुर्ख धानी चंपई, आसमानी, सब्ज फिरोजी सफ़ेद, जर्द बादामी बसंती, सभी भेद। यानी कि वहाँ पर इतने तरह के रंग थे उन फूलों के भी कि सुर्ख धानी था, कोई चंपई था, आसमानी था, सब्ज, तो कोई फिरोजी रंग का था, तो कोई सफ़ेद जर्द, कोई बादामी, तो कोई बसंती रंग के। सभी अलग अलग तरह के रंग थे। फलों के भी पेड़ थे, आम, लीची, संतरे और फालसे। कृपया नोट कर लीजिए कि फलों के भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं और 4 ही फलों के नाम आए हैं। कृपया नोट कर लीजिए, आम, लीची, संतरे और फालसे। चटकती कलियाँ, चटकती कलियाँ निकलती मृदुल गंध। यानी कि जो कलियाँ वहाँ पर खिल रही थी उनमें से बहुत ही सुंदर भीनी भीनी खुशबू आ रही थी।
गले लगाकर हवा चलती मंद मंद, चहकते बुलबुल मचलती टहनियाँ। यानी कि जो फूल वहाँ पर खिल रहे थे, वो जो कलियाँ वहाँ पर खिल रही थी, उनमें से जो खुशबू आ रही थी, उस दौरान गले लगकर हवा चलती, जो फूल हवा जो है मानो उन फूलों से जब जा रही है, कैरियों से जब जा रही है, तो मानो उन फूलों को गले लगकर जा रही है, मंद मंद चहकते बुलबुल मचलती टहनियाँ। और वहाँ पर बुलबुल के पक्षी भी चहक रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और जो महकती टहनियाँ यानी कि हर टहनी पर फूल लगे हैं, तो वो महक रही है फूलों की खुशबू से। बाग चिड़ियों का बना था आशिया, और वहाँ पर बाग चिड़ियों ने अपना घर बना लिया था। आशिया ने घर बना लिया था। साफ राहों सरो दानों और जहाँ पर जो कैरिया बनी थी, उनकी साफ राहें यानी कि चलने के लिए भी वहाँ पर रास्ता बनाया गया था। दोनों ओर से, रास्ते के दोनों ओर से जो कैरिया लगी हुई थी, दूर तक फैले हुए फूल छोड़, और ये जो फूल जो सजी हुई थी बाग, ये कई कई दूर तक फैली हुई थी। बीच में आराम गाह, यानी ये जो इतने एकड़ की ज़मीन है, उसमें जब आप घूमने जाओगे तो इतने फूल, इतने फूल, इतने फल कि आप घूमते घूमते थोड़ा थक जाओगे। तो बीच में थोड़ा सा विराम लेने के लिए, आराम करने के लिए आपको एक आरामगाह भी मिलेगा। दे रही थी बड़प्पन की था, यानी कि जो आराम गाह है, वहाँ पर आराम करने की, जो विश्राम करने की जगह है, वह अपने बड़प्पन की थाप, यानी कि भाई आप टहल फिर कर थक गए होंगे, आइए थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, और भी आगे आराम करने के बाद आप जाकर बगीचा देख सकते हैं। तो इस तरह से उस आराम गाह को बड़प्पन की थाह कहा गया है। कहीं झरने, कहीं छोटी सी पहाड़ी। अब ये बगीचा जो था, इसमें झरने भी थे, कहीं पहाड़ियाँ भी थी, कहीं सुथरा चमन, नकली कहीं झाड़ी। और ये जो चमन था यानी बाग बगीचा था, इतना स्वच्छ था, और वहाँ पर कहीं पे नकली झाड़ियाँ भी लगाई गई थी। यानी कि हम देखते हैं आमतौर पर कहीं पर ऐसे सजा हुआ रहता है, तो वहाँ पर नकली जो प्लास्टिक की वगैरह आजकल झाड़ियाँ मिल रही है, वही वो भी कहीं पर सजाई हुई थी। आया मौसम, खिला फारस का गुलाब। अब जब गुलाब वहाँ पर लगाए गए थे, तो मौसम के आते ही वो जो गुलाब है वह खिलने लगे। बाग पर उसका पड़ा था राबूदाब, यानी कि पूरी बाग जो है गुलाब से भर गई थी, और वहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगी गुलाब खिलने के कारण वहाँ पर गुलाब का ही राबूदाब यानी कि जो इम्प्रेशन रहता है वह गुलाब का ही था। यानी कि चारों ओर आप देखोगे तो गुलाब ही गुलाब, रंग रंग के गुलाब। वही गंदे में उगा देता हुआ भुट्टा, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुट्टा। यानी कि जहाँ पर ये बाग, गुलाब की बाग चारों ओर फैली हुई थी, खुशबू से भरी हुई थी, वहीं पर एक जगह पर एक बुत्ता यानी कि जो कुकुरमुट्टा है, वहाँ पर एक बूट के आकार में वहाँ पर निकल आया था। पहाड़ी से उठे सर ऐठा कर बोला कुकुरमुट्टा, यानी कि पहाड़ी पर से ये उगा हुआ है, और ऐठ कर गुलाब से बोलता है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगुआ। यानी कि अगर ये पहाड़ी से गुलाब की ओर देख रहा है, तो उनकी सुंदरता से हो सकता है इसे जलन भी हो रही है, पर उन्हें ये पता भी लग रहा है कि गुलाब कैसे अपनी जो सुंदरता है, खुशबू है, उस पर इतरा रहा है। इसलिए उसके इतरावट से देखकर यह जो कुकुरमुत्ता है, यह भी ऐठ में आकर उससे बोलता है कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, यानी कि तूने जो खुशबू और रंग पाए हैं, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, यानी कि तुझे ये अपने आप में नहीं मिला है, तेरा पालन पोषण होने के लिए यहाँ पर कई तरह के खाद डाले गए हैं, तो तुमने उस खाद का ग्रहण करके यह सब खुशबू और जो रंगोआब है यह पाया है। तुझे यह सृष्टि से अपने आप नहीं मिला है, और ये सब क्या है, तेरी अशिष्टता है। डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, यानी कि तू इतनी अपनी सुंदरता पर इतरा रहा है, कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपति, तो तुम अपने पूंजी होने का, धनी होने का क्या हम पर असर डाल रहे हो। कितनों ने तूने बनाया है गुलाम, यानी कि तू जो पूंजीपति है, अपनी पूंजी के माध्यम से तूने अपने कितने लोगों को गुलाम बनाया है। तो ये बता रहे हैं एक कुकुरमुत्ता के माध्यम से कि हम जैसे लोगों को, जिनके पास पैसों की कमी है, उनको तुमने, कैपिटलिस्ट ने किस तरह से गुलाम बनाया है। माली कर रखा सहाया जाड़ा घा, और हमें क्या कर रखा है तूने, माली अपनी खिदमत के लिए तुमने रखा है, और उनको घाम तुम ले रहे हो, उनकी मेहनत से तुम यहाँ जग रहे हो। हाथ में जिसके तू लगा, पैर सर रख कर वह पीछे भगा, यानी कि तू जिसके भी हाथ में लगा,
उसने तुम्हारे पैर छुए और तुम्हारे पीछे पीछे भागा। आमतौर पर हम देखते हैं कि गुलाब के जो फूल होते हैं वह सच में बहुत आकर्षक होते हैं। वो पूजा में, दवाइयों में, मालाओं में, कई तरह के प्रकार में उन्हें उपयोग में लाया जाता है। तो जो भी लोग उन्हें देखते हैं तो उसके पीछे भागते हैं, यानी उसे लेने की कोशिश करते हैं। औरत की जानिब मैदान यह छोड़कर, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तू एक स्त्री की तरह मैदान छोड़कर तबेले को टट्टू जैसा तोड़कर, यानी कि जब घोड़ा अपना तबेला तोड़कर भागता है, टट्टू यानी घोड़ा तबेले को छोड़कर भागता है, तो तू औरत के समान यह मैदान छोड़कर भाग जाता है। देखिए यहाँ पर कवि किसी को भी कमज़ोर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर खास करके औरतों का वर्णन किया जा रहा है कि औरत की जानिब मैदान में छोड़कर। तो ये जो काल था, यह जिस काल में कविता लिखी गई है, तो उस और इतना भारत प्रगत नहीं हुआ था। कुछ ही महिलाएं थी जो आगे बढ़कर शिक्षा प्राप्त कर रही थी, कविताओं का और साहित्य का निर्माण कर रही थी। तो जो पुरुषों का खास करके स्त्रियों की ओर देखने का दृष्टिकोण था कि वह उतना ही था कि औरतें जो हैं हाथ में चूड़ियाँ पहनकर केवल घर में ही बैठी रह सकती है, वह किसी से लड़ नहीं सकती है, अपने हक के लिए किसी के साथ आवाज़ नहीं उठा सकती हैं। तो इसी प्रकार से कवि ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि तू औरत की तरह मैदान छोड़कर। वास्तविकता में औरतें कमज़ोर कभी नहीं होती है। निराला जी की एक कविता है तोड़ती पत्थर वो, उसमें उन्होंने महिला के कष्ट और उसकी मेहनत को दिन रात बहते हुए उसके जो घाम है उसका वर्णन करते हुए किस प्रकार से वह अपने बच्चों के लिए, उनकी रोटी के लिए मेहनत करती है, इसका पूरा वर्णन भी किया है। पर यह उस दौर की कविता है जिस दौर में महिलाओं को बहुत कमज़ोर समझा जाता है, इसलिए कवि ने यहाँ पर दर्शन दिए है, इस प्रकार की रचना की है। पर वास्तव में मेरे कहने का ये मतलब है कि औरतें जो है जिन्हें इतना कमज़ोर दिखाया गया है, औरतें इतनी कमज़ोर नहीं होती है। तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर शाहों राजो अमीरों का रहा प्यारा। तो तुम जो गुलाब जो है कैसे शाहों राजो और अमीरों के ही पास तुम जाते थे, क्योंकि वह बहुत महंगे होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं। तो यह राजा और महाराजा के ही पैसों से वो खरीद सकते हैं, अमीर लोग ही इतने महंगे फूल खरीद सकते हैं। तभी साधारणों से तू रहा न्यारा, यानी कि तू जो साधारण फूल रहते हैं उनसे अलग रहा। वरना क्या तेरी हस्ती है पोच तू, यानी कि अगर नहीं तो तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम्हारी व्यक्तिमत्व ही क्या है, तुम तो एकदम कायर हो, डरपोक हो। कांटों से ही भरा है यह सच तू, यानी कि कांटों, जो गुलाब का फूल रहता है, पौधा रहता है, उसमें कांटे ही कांटे रहते हैं। तो तुम्हें कोई कैसे पसंद करता है, तुम्हें तोड़ने भी जाए तो उससे कांटे चुभकर जख्म हो सकती है। तो इस तरह से कवि जो है उसकी अवहेलना करते हुए बोल रहे हैं कि तेरी क्या हस्ती है, तू तो एक कायर है, तो कांटों से ही तो पूरा भरा हुआ है। आगे कवि कहते हैं कली जो चटकी अभी सूख कर काटा हुई होती कभी, यानी जो कली बन गई है अभी गुलाब की जो निकली हुई है वह अभी अभी चटकी है, यानी अभी अभी खुल रही है। सूख कर काटा हुई होती कभी, अगर उसे प्रायः इस तरह का पोषण नहीं मिला होता तो हो सकता है वह कभी की काटा बन चुकी होती। रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी। तो इस जो पोषण हुआ है इस पर रोज माली के द्वारा पानी दिया जाता है। और देखिए पहले ही बोला था कि वह कवि जो है कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपतियों पर अपना रोष दिखा रहे, अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर गाली गलौज के भी शब्द दिखाई देते हैं। तो कवि यहाँ कह रहे हैं तू हरामी खानदानी, यानी कि तू इतना बुरा इंसान है, हरामी है कि तेरे तो खानदान में ही ये सब गुण भरे हैं, खानदान से ही ऐसे सब चलते आ रहा है। चाहिए तुझको सदा मेहरून नीसा जो निकल इत्र रू ऐसी दिशा, यानी कि तुझे हमेशा राजधाट, सजावट, ऐश आराम ऐसे ही चाहिए, इसलिए तू निकले इस इत्र रू ऐसी दिशा, यानी कि तू जहाँ पर भी है वहाँ पर इत्र और रू और ऐसी दिशा दिखाई देती है कि जो बहाकर ले चले लोगों को नहीं कोई किनारा, और लोगों को इस दिशा में बहाकर लेकर जाता है, यानी तुम्हारी खुशबू से इत्र बनते हैं। तो जब जहाँ से भी तुम्हारी खुशबू आती है कई ऐसे जगह पर लोगों को खींच कर ले जाती है जहाँ पर कोई किनारा नहीं है।
जहाँ अपना नहीं कोई भी सहारा, जहाँ पर किसी को भी सहारा भी नहीं है। ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, जैसे कि कोई सितारा है और अपने आप को चमकता हुआ ख्वाब में देख रहा है। पेट में डंड पेले हो चूहे, ज़बां पर लफ्ज़ प्यारा, यानी कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भूख के मारे, और जब फिर भी ज़बां पर कैसे दिखा रहे हैं लफ्ज़ प्यारा, कि मीठे कि नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ। देख मुझको मैं बड़ा, डेढ़ बालिश तो और ऊंचे पर चढ़ा। तो ये जो कुकुर मुत्ता है गुलाब से कह रहा है कि देख मैं तुझसे बड़ा हूँ, डेढ़ बालिश तो और ऊंचे पर चढ़ा हूँ, यानी कि मैं पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर तुझसे बड़े स्थान पर चढ़ा हुआ हूँ, और अपने से उगा हूँ, यानी कि तुम्हारी तो कलम बनाकर लगाई छाट कर लगाई जाती है, पर मैं तो अपने आप से लगा हूँ। प्रकृति ने मुझे अपने आप में जन्म दिया है, मैं किसी के काट छाट से नहीं लगा हुआ हूँ। बिना दाने का चुगा मैं, कलम मेरा नहीं लगता, यानी कि मेरे जो है कोई दाने वाने नहीं होते हैं और मेरी कोई कलम नहीं लगती है। मेरा जीवन आप जगता, तू है नकली मैं हूँ मौलिक। मेरा अपने आप ही जन्म होता है, जो सृष्टि है मेरा निर्माण अपने आप ही करती है। तेरा क्या है, तू तो भले ही सृष्टि में अपने आप निकला होगा, पर तेरा जो बड़ा है आगे, जो तेरी जीवन है, तेरी जो ये है पीढ़ी है, वह अपने आप नहीं जगती है, उसे कलम करके लगाना पड़ता है। तू है नकली मैं हूँ मौलिक, यानी कि मैं वास्तविक हूँ, अपने आप से बना हुआ है, तू तो नकली है। क्यों ऐसा कवि कह रहे हैं? क्योंकि ये जो गुलाब है ये अपने आप नहीं लगता है, इसकी कलमें बनाकर लगाई जाती है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि तू तो नकली है, मैं तो अपने आप निकलता हूँ, इसलिए मैं मौलिक हूँ। तू है बकरा मैं हूँ कौलिक, तू तो बकरा है यानी कि तुझे तो काटा जाता है, पर मैं हूँ कौलिक, मैं काटा नहीं जाता हूँ, मैं निकल आता हूँ। तू रंगा और मैं धुला, तेरे तो तरह तरह के रंग है, पर मैं तो बारिश के पानी से एकदम धुला हुआ साफ हूँ, यानी कि मेरा रंग कैसा है, धुला हुआ सफ़ेद। पानी में तू बुलबुला, मैं तो पानी की तरह हूँ, जिसमें चाहूँ घुल सकता हूँ, और तू क्या है, पानी के ऊपर उठने वाला बुलबुला, जो कि थोड़ी ही देर मात्र में पानी में घुल जाता है। तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैंने गिरते से उगाड़ा। तो तू जो है, तूने दुनिया को बिगाड़ दिया है, तेरी खुशबू से, इत्र से लोग कहीं के कहीं चले गए, जहाँ पर कोई किनारा नहीं है। ठीक है, पर मैंने तो कितने लोगों को उबाड़ा है, यानी कि ये जो कुकुरमुत्ता होता है इसे लोग खाते हैं, इसे इसकी सब्जी बनाते हैं, कई तरह के व्यंजन बनाते हैं, दवाइयाँ बनती है। तो इसीलिए कुकुरमुत्ता ऐठ में बोल रहा है कि मैंने तो गिरतों को उबाड़ा, यानी मेरी तरफ से किसी को कोई हानि नहीं होती है, मेरी तरफ से तो लोगों को स्वाद ही मिलता है, सहारा ही मिलता है। तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, यानी कि कह रहे हैं कि गुलाब जो है वो तो एक पूंजीपति के माध्यम से दिखाया जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि तूने रोटी छीन ली जनखा बनकर, यानी तूने लोगों को गरीब बनाकर उनकी जो परिस्थिति है उसका ये लेकर उनको बेचारों को प्रताड़ना शुरू की है, उनकी हालात मजबूरी को, हालातों को देख कर अनदेखा कर कर, उन पर दया न कर कर, उनका जनखा बनाकर एक की दी तीन मैंने गुन सुनाकर। तो मैं तुम्हें ये सुना रहा हूँ कि तुम किस तरह के बदतर हो। काम मुझे ही से सदा है, शेर भी मुझसे गदा है। अब जो जितने भी काम होते हैं, यानी कि श्रमिक वर्ग है, जितने भी छोटे मोटे काम हैं, कोई भी धनी लोग जो होते हैं श्रमिकों के काम नहीं करते हैं, उन्हें एक लाज सी आती है। तो हमारी जो यह व्यवस्था है भारत में, कि जो लोग हैं जाति प्रथानुसार बांटे गए हैं कि फलाना जाति के लोग ये कार्य करेंगे, इस जाति के लोग ये कार्य कर सकते हैं, ये कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, यानी कि लोगों को ऐसा निम्न दिखाकर तुमने उनकी रोटी तक छीन ली है पैसों के दम पर। तो मैं ऐसे न जाने कितने गुण तुम्हारी सुना सकता हूँ। काम मुझे ही से सधा है, शेर भी मुझसे गधा है। तो ये जो श्रमिक वर्ग होता है, इन्हीं से छोटे छोटे कार्य सफल होते हैं, इनके सिवा कोई भी, जैसे कि संडास बाथरूम साफ करना है, चप्पल बनाना है, छाता बनाना है, तो ये जो छोटे मोटे काम जो रहते हैं यह श्रमिक वर्ग ही करते हैं, बड़े घर के लोग यह सब काम करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि काम जो होते हैं वो तो मूलतः मुझसे ही होते हैं। शेर भी मुझसे गधा है, जो शेर भी होता है बड़े से बड़ा, यानी तेरे जैसा कोई होगा रुबाब दिखाने वाला, तो वो तो हमसे भी गधा है।
चीन में मेरी नकल छाता बना। तो हम देखते हैं चीनियों में मशरूम के आकार की, यानी कि उस तरह की जैसे चित्र में दिखाए जाते हैं उस तरह के छाते बनाए जाते हैं। तो चीन में मेरी नकल छाता बना, छत्र भारत का वही कैसा तना। और भारत में जो राजा महाराजाओं के छत्र भी होते थे उसका भी आकार मशरूम के ही छाते जैसा होता था। इसलिए कुकुरमुत्ता जो है अपनी बढ़ाई के दिखाने के लिए इस तरह के उदाहरण देकर जो गुलाब है उसे चिढ़ा रहा है। सब जगह तू देख ले आज का फिर रूप पैराशूट ले। यानी कि आज जो पैराशूट भी हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं वह भी मेरे ही आकार के तू देख सकता है। विष्णु का मैं सुदर्शन चक्र हूँ, काम दुनिया में पड़ा जो वक्र हूँ। यानी कि मैं विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के समान हूँ। जहाँ पर भी किसी राक्षस का घात करना हो तो विष्णु जी सुदर्शन चक्र चला देते हैं। उसी प्रकार मेरा भी कार्य है कि जहाँ पर भी छोटे मोटे काम में विघ्न आता है तो मेरा ही इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। काम दुनिया में पड़ा जो वक्र है, जो भी काम अड़े हुए हैं दुनिया में वो सारे काम मुझसे ही पूरे होते हैं। उलट दे मैं हूँ जशोदा की मथानी। यानी कि उलट दे मुझे, तो उल्टा पुल्टा कर ले, मैं ही जशोदा की मथानी हूँ जहाँ में जिसमें मक्खन बनाया जाता है। तो वो जो मथानी है, मक्खन बनाने की, मथनी करने की, वह भी मैं ही हूँ। और भी लंबी कहानी, ये जो कुकुरमुत्ता है बता रहा है कि मेरे और मैं क्या गुण बताऊँ, इससे भी और ज़्यादा मेरी लंबी कहानी है। सामने लाकर मुझे बेड़ा देख कैड़ा। अब तो उनको बोल रहा है कि तू मुझे सामने आकर मुझे बेड़ा और देख कैड़ा। तो तू मुझे, मेरा जो आकार है वो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, तो देख कैड़ा। तीर से खींचा धनुष में राम का। तो मेरा स्वरूप कैसा है, राम के खींचे हुए भान के समान, यानी कि सीधा सीधा जाता है तो शत्रु पर आघात करता है। काम का पड़ा कंधे पर हूँ हल बलराम का। और मेरा जो ये है बल है वह कैसे है, बलराम के हल जैसा है, जो कि अपने कंधे पर हल लेकर चलता है, सुदृढ़ और सक्षम। तो मेरी जो व्यक्तिमत्व है वह कैसा है, धनुष धनुष समान है, जो राम जी के तीर से निकला हुआ हो, और बलराम के समान जो कि हल लेकर अपने कंधों पर बड़े बड़े भारी हल लेकर निकलता हो। सुबह का सूरज मैं हूँ, चांद मैं हूँ शाम का। तो कुकुरमुत्ता कह रहा है कि सूरज के समान मैं प्रकाशमान हूँ और शाम को निकलने वाले चंद्रमा की शीतल छाया समान भी मैं ही हूँ। कलजोगी मैं ढाल, मैं तो ढाल भी हूँ जब युद्ध में मुझे प्रयोग में लाया जाता है। नाव का मैं तला, नीचे की ऊपर की पाल। जो नाव में तल बनाई जाती है ताकि नाव उस पर तैर सके, मैं वो तला भी हूँ। और ऊपर की पाल, यानी कि नाव जब पानी में चलती है तो उसे दिशा दिखाने के लिए हवा में उड़ता हुआ एक कपड़ा लगाया जाता है, उसे पाल कहते हैं। तो जिससे नाव को जो है दिशा मिलती है कि उसे किस दिशा में जाना है, तो नाविक जो है उस दिशा में नाव को मोड़ते हुए जाता है। तो कुकुरमुत्ता अपनी बढ़ाई दिखाने के लिए बता रहा है कि नाव का मैं तला नीचे और ऊपर का पाल, मैं ही हांडी से लगा पल्ला, यानी कि डांडी से लगा पल्ला, कि किसी डांडी में लगा हुआ, उस नाव की डांडी में लगा हुआ पल्ला भी हूँ, जिसके सहारे से नाविक जो है अपनी नाव चलाता है। सारी दुनिया तोतली गल्ला, मुझसे मूछे मुझसे कल्ला। तो जो दुनिया है सारी तोतली बोलती है और मुझसे मूछे और मुझसे कल्ला, यानी कि मेरे समान मर्दानगी किसी में नहीं है और मुझे से तुम ऐड जमाते हो, मेरे लल्लू मेरे लल्ला। और उसे गुलाब को चिढ़ाने के लिए वो कह रहा है कि तुझमें तो कोई दम नहीं है, तू तो कैसा है, एकदम लल्लू है और एकदम लल्ला, यानी कि छोटा बालक। कहे रुपया या धन अधन्ना, यानी कि तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो, रुपया हो या धन्ना, यानी कोई अमीर हो या कोई गरीब हो बनारस या नवन्ना, यानी कि कोई बनारस का हो या कोई नवन्ना का हो, रूप मेरा मैं चमकता, सुंदर तो मैं ही हूँ, मेरा ही रूप चमकता है। गोला मेरा ही बमकता, यानी कि मेरा जो गोलाकार आकार होता है वह ही हमेशा बमकता चमकता है। लगता हूँ पार में ही, यानी कि मुझे ही पार लगाया जाता है, यानी कि मुझे ही प्रयोग में लाया जाता है। डुबाता मझधार मैं ही,
यानी कि मझधार जो है उसे डुबाता ही मैं ही हूँ। डब्बे का मैं ही नमूना, पान में हूँ मैं ही चूना। डब्बे का मैं हूँ नमूना यानी कि कोई जो डिब्बा रहता है उसका भी मैं ही एक प्रकार का नमूना हूँ। और पान में हूँ यानी कि खाने वाला जो पान रहता है वो भी मैं ही हूँ, और उसमें लगने वाला चूना भी मैं ही हूँ। यानी कि जो चूना होता है उसी से पान में रंगत आती है, तो उसका जो डिब्बा भी रहता है वो ही मैं ही हूँ, उसमें लगने वाला चूना भी मैं ही हूँ, और पान भी मैं ही हूँ। मैं कुकुरमुत्ता हूँ। तो इस प्रकार से कुकुरमुत्ता अपनी शान बढ़ाते हुए बता रहा है कि मैं क्या क्या हूँ। आगे कवि कहते हैं, पर बेंजाइन बेंगोइन वैसे बने दर्शन शास्त्र, जैसे कि यहाँ पर दर्शन शास्त्र के लेखक का नाम लिया गया है कि ये जो दर्शन शास्त्र के कवि है, लेखक है, इनके जैसे मैं ही बना हुआ हूँ। ओम फल्लस और ब्रह्मावर्त वैसे ही दुनिया के गोले और पर्त, ये जो भी शास्त्रज्ञ हैं, ये जो ब्रह्मवर्ता है कि जिन्होंने सृष्टि को निर्माण किया है, सृष्टि की खोज की है, वैसे ही दुनिया के गोले और पर्त, जैसे कि दुनिया की पृथ्वी के समान और भी गोले हैं, तो उनके गोले और पर्त जैसे सिकुड़न और साड़ी, जैसे कि साड़ी में कोई सिकुड़न हो जाती है। जो सफाई और माड़ी, जैसे कि कोई माड़ी पर अगर धूल चढ़ गई हो तो उसकी जैसी सफाई होती है जो माड़ी पर लगी हुई रहती है। कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन यानी कि कॉस्मेटिक यानी कि जो त्वचा रहती है उस पर लगी हुई धूल, और मेट्रोपॉलिटन यानी शहरों में लगे रहने वाले लोग, जैसे फ्रायड और लीटन। तो वहाँ पर जो विदेशी कवि हैं उनके भी नाम लिए गए हैं, फ्रायड और लीटन। ये कौन है? यह मानस शास्त्रज्ञ हैं। तो फेलेंसी और फलसफा, तो इनकी जो फैलेसी है यानी इनकी जो रचनाएं हैं और इनके जो फलसफाएं हैं यानी कि उदाहरण जो इन्होंने दिए हैं, ज़रूरत और हो रफा, यानी कि इनकी जो ज़रूरतें हैं वो भी यहाँ पर रफा दफा हो जाएगी। सरसता में फ्रांड, कैपिटल में जैसे लेनिन ग्रांड, तो इनकी जो सरसता है उनमें जो है फ्रांड है, और कैपिटल में जैसे लेनिन ग्रांड, लेनिन का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है। सच समझ जैसे रकीब, लेखकों में कंठ जैसे खुश नसीब। तो यहाँ पर अपनी बड़ाई देते हुए न जाने कितने लोगों के नाम लेते हुए ये जो कुकुरमुत्ता है अपनी खूबियाँ यहाँ पर गिनाते हुए गुलाब को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा, और कह रहा है कि लेखकों में लंठ जैसे खुश नसीब, इनमें से बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो खुश नसीब होते हैं। मैं डबल जब बना डमरू, यानी कि मैं डमरू के समान हूँ, यानी कि इस तरफ भी जो रस्सी लगे तो यहाँ पर भी आवाज़ आती है, और दूसरी तरफ भी लगे तो वहाँ पर भी, यानी कि जब दोनों तरफ से डमरू घुमाया जाता है दोनों ओर तो वह डम 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 आवाज़ करने लगता है। तो मैं डबल जब बना डमरू, एक बगल तब बना वीणा, तो एक बगल में क्या हुआ, मैं वीणा भी बन गया, यानी कि जिससे सप्त सुर निकलते वह वीणा भी बना। अब देखिए यहाँ पर प्रायः जो वाद्य है उनके नाम लिए गए हैं, तो कृपया आप इन्हें नोट करते चलिए। इस पर नाम आया है डमरू का, वीणा का। आगे भी है, मंद होकर कभी निकला, कभी बनकर ध्वनि क्षीणा, यानी कि कभी सौम्य आवाज में तो कभी तीक्ष्ण आवाज में, तो कभी बनकर ध्वनि क्षीणा, कभी क्षीण यानी कि कम आवाज में भी मैं निकला हूँ। मैं पुरुष और मैं ही अबला, यानी कि मुझ में ही पुरुषत्व भी है और मुझ में नारित्व का स्वरूप भी है, तो मैं कभी पुरुष बनकर एकदम दहाड़ता भी हूँ और अबला बनकर चुप भी जाता हूँ। मैं मृदुंग और मैं ही तबला, यानी कि जो वाद्य है दोनों भी, मृदुंग है जोर से बजता है उसकी एक अलग झंकार होती है, और तबला होता है उसकी एक अलग तैलाब लहर होती है। तो मैं ही मृदुंग हूँ और मैं ही तबला हूँ। तो यहाँ पर और दो वाद्यों के नाम आए हैं, मृदुंग और तबला, कृपया नोट कर लीजिए। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन के वाद्य के नाम आए हैं, तो आप उसका उत्तर सही कर सकते हैं। चुन्ने खा के हाथ का मैं सितार, यानी कि सितार बजाने वाला जो चुन्ना खा था, जो सितार बजाने में एक्सपर्ट था, उसके हाथ की मैं सितार हूँ, कृपया नोट कर लीजिए, सितार का जिक्र हुआ है। दिगंबर का तानपुरा, जो दिगंबर तानपुरा बजाते थे, और हसीना का सुख बहार। मैं ही लायर, लिरिक मुझसे ही बनी, यानी कि मैं ही लायर यानी कि मैं हूँ एडवोकेट बना हूँ, और मैं ही लिरिक, लिरिक यानी कि म्यूजिशियन जो संगीत बनाता है,
तो मुझसे ही ये सारे बने हैं। संगीतकार जो है, लायर है, ये सब लिरिक्स जो रचनाकार है, ये सब मुझसे ही बने हैं। संस्कृत, फारसी, अरबी, ग्रीक, लैटिन के जने। अब यहाँ पर भाषाओं के नाम दिए हैं, कृपया नोट कर लीजिए। संस्कृत, फारसी, अरबी, ग्रीक और लैटिन, इन 5 भाषाओं के यहाँ पर नाम आए हैं। तो ये इन्हीं से जने हैं, यानी कि इतनी भाषाओं में भी रचना की है। मंत्र, गज़लें, गीत मुझसे ही हुए हैं शैदा, यानी कि जो मंत्र यानी वो बहुत शायर वगैरह या गज़लें होती है, गीतों की रचना होती है, वह मुझसे ही पैदा हुए हैं। जीते हैं फिर मरते हैं फिर होते हैं पैदा। तो जो कुकुरमुत्ता होता है वह भी अगर उसे निकाला जाए तो फिर से निकलते हैं, यानी कि मर जाते हैं और फिर से वह उसी स्थान पर कई दिनों बाद फिर से आपको अपने आप ही निकलते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से कुकुरमुत्ता अपना उदाहरण देते हुए कह रहा है कि मेरे जैसे ही जो है, जिससे मंत्र, गज़लें, गीत पैदा हुए हैं और जो जीते हैं फिर मरते हैं और फिर और पैदा होते हैं, यानी कि हमारा कभी भी नाश नहीं होता है, क्योंकि निसर्ग ने ही हमें बनाया है। वायलिन मुझसे बजा, फिर से एक वाद्य का नाम दिया गया है वायलिन। तो वायलिन मुझसे बजा, बेंजो मुझसे सजा, बेंजो का भी नाम आया है। घंटा, घंटी, ढोल, डफ, घड़ियाल, घड़ियाल यानी कि जो घड़ा होता है उसे जो बजाया जाता है, उससे निकलने वाला जो रिदम होता है उसे घड़ियाल कहते हैं। वो जो मटका होता है उसे घड़ियाल कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कई वाद्यों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि घंटा, घंटी, ढोल, डफ और घड़ियाल। आगे कवि कहते हैं, शंख, तुरही, मंजीरे, करताल, इतने सारे जो है वाद्य हैं, इनके नाम कवि ने इस कविता में बताए हैं। क्लारिनेट, क्लेरिनेट, ड्रम, फ्लूटर, गिटार, बजाने वाले हसन का बुद्ध पीटर। तो इन सारे लोग जो है ये बजाने वाले वादक भी यहाँ पर हैं। मानते हैं सब मुझे ये बाएं से दाएं, जानते हैं दाएं से, यानी कि ये जो सभी लोग हैं मुझसे परिचित है, ये लोग भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। ताता धिन्ना चलती है जितनी तरह, यानी कि जब ये वाद्य बजते हैं तो जो रिदमें निकलती है तो ताता धिन्ना यानी एक दूसरों से मिलान होता है। तो ये जो है जितनी तरह से होता है, देख सब में लगी है मेरी गिरहा, तो इन सभी में मैं ही तुम्हें दिखाई दूंगा, मेरी ही लहर सब और बहती हुई दिखाई देगी। नाच में यह मेरा ही जीवन खुला, पैरों से मैं ही तुला, यानी कि मेरा जो जीवन है कि नाच की तरह, ये जो वाद्य बजते हैं तो इनके पैरों की तला में कितनी बार कुचला जा चुका हूँ, लोग मेरी ओर से चलते भी जाते हुए दिखाई देते हैं। कथक हो या कथकली या बाल डांस, यानी कि देखिए यहाँ पर नृत्य के भी नाम आए हैं, कथक आया है, कथकली या बाल डांस। क्लियोपेट्रो, कमल भौरा, कोई रोमांस या कोई नृत्य हो जिसमें कमल भौरा और कोई रोमांस भी हो, उसमें भी मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। बहेलिया हो, मोर हो, मणिपुरी गरबा, बहेलिया नृत्य हो या कोई मोर हो या कोई बहेलिया यानी चिड़िया पकड़ने वाला चिड़ीमार हो या कोई मोर हो या कोई मणिपुरी नृत्य हो या कोई गरबा हो। पैर माझा, हाथ गर्दन, भौं है मटका, नाच अफ्रीकन हो या यूरोपियन, यानी कि मैं इस प्रकार से नृत्य करता हूँ कि मेरे पैर, मेरे मांझ, मेरे हाथ और गर्दन, भौं है इस तरह से मटकते हैं और मैं अफ्रीकन या यूरोपियन हूँ, इन सब तरह के नृत्य कर सकता हूँ। सब में मेरी ही गढ़न है, यानी कि सब जो नृत्य है इस प्रकार के, इनमें तुम मेरी ही गढ़न यानी कि मेरी ही तरह की शैली देख सकती हूँ। किसी भी तरह का हाव भाव मेरा ही रहता है सब में ताव, यानी कि किसी भी प्रकार के जो नृत्य प्रस्तुत करते हैं तो इनमें जो भी हाव भाव होते हैं उन सभी में तुम मेरे ही दृश्य देखोगे, मेरी ही छवि देखोगे, मेरे ही ताव देखोगे। मैंने बदले पैतरे, यानी कि मैंने जो अपने पैतरे यानी कि जो अपनी चालें हैं मैंने वो बदल दी हैं। जहाँ भी शासक लड़े, यानी कि शासक जहाँ पर है, जहाँ पर भी पूंजीपति लोग दिखाई देते हैं जो कि श्रमिकों का ये कर रहे हैं, उनके जो परिस्थिति है उसका ये कर रहे हैं, उनकी प्रताड़ना कर रहे हैं, तो जहाँ भी शासक लड़े पर मैं प्रोलेटेरियन झगड़े जहाँ, और मैं जहाँ पर गया हूँ जहाँ पर प्रोलेटेरियन झगड़े जहाँ पर हूँ। मियाँ बीवी के क्या कहना है वहाँ की, यानी कोई
हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति पत्नी के बीच भी अगर कोई झगड़े हो रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या कहना है, मैं तो वहाँ भी दिखाई देता हूँ। नाचते हैं सुख धोर जहाँ कहीं ब्याज डूचता, यानी कि अगर किसी ने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो जहाँ पर किसी का ब्याज डूबता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो जब सूदखोर यानी कि कोई सूद के साथ ब्याज मांगने के लिए आता है वहाँ पर भी तुम्हें मेरी ही छवि दिखाई देगी। यानी कि इन हालातों से गुजरते हुए लोग तुम्हें कहाँ कहाँ दिखेंगे, जहाँ पर पुलिस स्टेशन झगड़े होते हैं, जहाँ पर मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं पैसों को लेकर के, जो पति है घर की ज़रूरतें पूरे नहीं कर पा रहा है, या जो प्रोलेस्टेरियन ये जो झगड़े हैं कि कोई लोग हैं किसी से पैसे लिए हैं और उधार चुका नहीं पा रहे हैं, या किसी ने किसी के साथ पैसे लिए हैं तो वो जो धनी है वो सूद के साथ वहाँ पर ब्याज के साथ मांगने आ रहा है, वो जो पैसे हैं डूब जा रहे हैं। नाच मेरा क्लाइमेक्स को पहुंचाता है, तो इस तरह से मेरे क्लाइमेक्स की ओर तुम मेरा जो नृत्य है वह अंतिम तक तुम जाते हुए देख सकते हो, यानी कि वही गति क्लाइमेक्स तक यानी अंतिम तक तुम देख सकते हो। नहीं मेरा हार काटे या काड़िया, तो इस तरह से मेरा जो कुकुरमुत्ता मेरा जो शरीर है उसमें कोई भी हाड़ नहीं है और कोई कांटे भी नहीं है जिससे किसी को चुभन हो या किसी को हाड़ आघात पहुंचाए। नहीं मेरे हाड़ कांटे का काट, या नहीं मेरा बदन आठों गांठ का, यानी कि तुम्हारी तरह मेरा जो बदन है उसमें कई तरह के तुम्हारे शरीर में कांटे लगे हुए हैं, तो मेरा तो बदन उस तरह का भी नहीं है जिसमें आठों गांठ यानी कि कोई पीड़ लगी हुई है। रस ही रस में हो रहा, यानी कि मेरा जो है हर एक अंग जो है वो कैसा है, रस भरा है। यानी कि ये जो कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम होता है, आप देखेंगे कि अगर हम उसे थोड़ा सा प्रेस करें तो उसमें से पानी जैसा निकल आता है, तो ये कैसा है, रस भरा होता है, गीला होता है। सफ़ेदी जो जहन्नम रोकर कहा रहा, यानी कि ऐसी जो सफ़ेदी मेरा जो शुभ्र शरीर है वह तो किसी जहन्नम में से भी शुभ्र है। दुनिया में सबसे मुझे से रस चुराया, रस में मैं डूबा उतराया, तो कह रहा है कि सारी दुनिया भर में तुम्हें जितना भी रस दिखाई देगा वो सब मुझे से ही तो चुराया हुआ है, और मैं सारा रस में डूबा हुआ उतरा हुआ हूँ, यानी मैं पूरा का पूरा रस भरा हूँ। पहले के हो बीच के या आज के, चेहरे से पिद्दी के हो या बाज के, यानी कि कोई पहले का हो या कोई बीच का हो या आज का, यानी कि कोई भूतकाल का हो या कोई उसके चलते पास आज के करीब का हो। चेहरे से पिद्दी हो या बाज के, यानी कि चेहरे से एकदम पिद्दी यानी कि पिचका हुआ हो, या बाज के समान धुर्त हो। चीन के, फारस के या जापान के, वो कोई भी लोग हो, चाहे चीन के हो या फारसी हो या जापान के हो, अमेरिका के हो, रूस के हो या इटली के, इंग्लिस्तान के, ईंट के पत्थर के हो या लकड़ी के, चाहे वो ईंट के पत्थर के बने हुए हों या लकड़ी के, कहीं की भी मकड़ी के, यानी कि वे जो लोग हैं कहीं की भी मकड़ी के क्यों ना हो, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुने जाले जैसे मकाकुल मेरे, यानी कि मेरा जो छत्र है उसमें जो बुनाई है वैसे ही ये लोग अपने जाले बुनते हैं, छत्ते के हैं घेरे, और जो जैसे मकड़ी है अपनी छत को जब बुनाई करती है तो उसके जो घेरे होते हैं उसका जो आकार देखेंगे आप, तो कुकुरमुत्ता के जो शरीर का आकार रहता है उसी समान होते हैं, इसलिए इटलाकर कह रहा है कि ये जो छत्ते होते हैं उसका भी आकार मेरे ही छत्तों के समान होता है। सर सभी का फांसने वाला हूँ ट्रैप, टर्की टोपी दोपलिया या किश्ती कैप, और जितना लगा जिनमें स्ट्रॉ या मेट, देख मेरी नकल है अंग्रेजी हेट, घूमता हूँ सर चढ़ा तू नहीं मैं ही बड़ा। तो इस तरह से कुकुरमुत्ता बता रहा है कि सर सभी का फांसने वाला हूँ ट्रैप, जो मैं है सभी का सर ट्रैप करता हूँ। टर्की टोपी मैं लगाता हूँ, दोपलिया या किश्ती कैप भी मैं लगा लेता हूँ, और जितने भी लगा हुआ है मेरे स्ट्रॉ मेट, यानी कि मेरा जो शरीर है वो स्ट्रॉ के समान दिखाई देता है। देख मेरी नकल है अंग्रेजी हैट, तो अंग्रेजी की जो हैट भी बनी हुई है वह मेरी ही नकल करके बनाई हुई है। घूमता हूँ सर चढ़ा, यानी कि मैं जो सर पर लगाया जाता हूँ, तू नहीं मैं ही बड़ा, तो मैं किस तरह से तुमसे बड़ा हूँ। यह कुकुरमुत्ता अपनी शान दिखाने के लिए जो कुकुरमुत्ते को अपने से नीचा दिखाने की कोशिश इस कविता में दिखा रहा है। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से हम पहले अंश को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं।
मिलते हैं अगले दूसरे अंश में, और भी आगे कवि किस प्रकार से पूंजीपतियों की बातें हमें बताते हैं। आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।